दोस्तों, सेट भी मोहतरम फकर में खुश आमदीद। जस्टिस अतर मीन अल्लाह जूतियों के नरके में लंदन में जनाब तमाशा लग गया है। जज पर लान तान गालियों की बरसात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक सरथल्ली मच गई है और लाहौर से लेकर अमेरिका तक यानी टॉप टू बॉटम तक हर एक बंदा इस वक्त सोशल मीडिया पर आकर इस बात की वजाहत दे रहा है कि जनाब अतर मीन अल्लाह साहब के साथ लंदन के अंदर जो वाकया हुआ ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जज का काम तो फैसले देना है, अच्छा फैसला दे बुरा फैसला दे उसके फैसले पर मानना चाहिए। जस्टिस अतर मीन अल्लाह साहब तो शहरी आज़ादियों के ऊपर सियासी आज़ादियों के ऊपर बेशुमार यकीन रखते हैं। उनका तो हर एक फैसला इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो किसी भी तरीके से शहरी आज़ादियों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ये जो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका ना सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार कर रही है बल्कि इस ट्रोलिंग की जो जनाब अतर मीन अल्लाह साहब की हुई है इसके ऊपर वो उसकी मजम्मत भी कर रही है। और ये तारीख में एक यूनिक वाकया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रोलिंग की यानी खुद उन्हीं के कारकुनों के हाथों किसी भी शख्स की इज्जत महफूज नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो अतर मीन अल्लाह साहब की इस ट्रोलिंग की ना सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि इससे इजहार लाताल्लुकी भी कर रहे हैं। हालांकि ये उस दिन पैदा नहीं कहते, पंजाबी कहते हैं उस दिन जम्या नहीं सी जिस दिन उसने माफी मांगनी हो या जिस दिन उन्होंने अपनी ट्रोलिंग से लाताल्लुकी का इजहार करना हो। तो फिर इसका मतलब ये है कि अतर मीन अल्लाह साहब इनके नजदीक किसी वजूहात की बिना पर कुछ ज्यादा अहमियत के हामिल होते चले जा रहे हैं। वो वजह क्या है? अतर मीन अल्लाह साहब के हाथ इनकी कौन सी चाबी आ गई है, इनकी कौन सी कुंडी है जो अतर मीन अल्लाह साहब के हाथ में है और अतर मीन अल्लाह साहब जब चाहें उस चाबी को घुमाकर या उस कुंडी को खींच के इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अतर मीन अल्लाह साहब के अदालत में कोई मामला आ रहा है या आ चुका है जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखता है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि जनाब अतर मीन अल्लाह साहब को इस मामले में बिल्कुल ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर उनका जाती गरज शामिल हो गया तो फिर सूरत हाल बिगड़ सकती है। वो वाकया क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो जनाब अतर मीन अल्लाह साहब के पास आ गई है या आने जा रही है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर आपके साथ बात करूंगा। मामला क्या है? मामला ये है जनाब कि अतर मीन अल्लाह साहब गए थे विलायत जाकर उन्होंने लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। यह कॉन्फ्रेंस जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होनी थी और इस तकरीब के अंदर पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल करना था और ये देखना था कि जनाब पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए कौन कौन से इदारे या किस तरह की एक इदारा जाती सपोर्ट की जरूरत है। अतर मीन अल्लाह साहब ने इस तकरीब से खिताब भी किया और इस तकरीब से खिताब करते हुए अतर मीन अल्लाह साहब का यह कहना था कि इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने आधा मुल्क गंवा दिया। हमारे मुआशरे में इजहार राय का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जिस हद तक अतर मीन अल्लाह साहब पैरा दे रहे हैं इसमें हमें उनकी सताइश करनी चाहिए। उन्होंने जबरी गुमशुदियों के हवाले से उनका यह कहना था कि हमें बतौर कौम ये सोचना होगा कि जब ये मसला बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हो तो हमें वो मसला महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही पंजाब में जबरी गुमशुदगी का एक हल्का सा एक छोटा सा भी कोई इशू सामने आए तो फिर वो इशू नहीं रहता बल्कि वो एक क्राइसिस बन जाता है और फिर उस क्राइसिस को लेकर बहुत ही ज्यादा चहमगोइयां होना शुरू हो जाती हैं। उनका यह कहना था कि मुल्क में मुतअद्दिद मरतबा आइन को पामाल किया गया मगर आइन की पामाली पर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि एहतसाब होना चाहिए। जो हुआ इसका दिफा नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि नौजवान मुस्बत तब्दीली लेके आएंगे। अदालत का इम्तहान है, अवाम का एतमाद बहाल रहे और फैसलों पर अमल दरामद हो। उनका यह भी कहना था कि 8 फरवरी के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा कि इलेक्शन कैसे हुए। इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शंस होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अतर मीन अल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के नाम पर किसी तरह की कोई ड्रामाबाजी या इलेक्शन के नाम पर वैसी कोई फिल्म नहीं चलनी चाहिए जो माजी में चलती रही। 2018 का इलेक्शन हमारे सामने इस बात की मिसाल है जहां पर इलेक्शन के नाम पर एक इतना बड़ा फ्रॉड किया गया जिसकी माजी में किसी तरह की कोई
कोई नज़ीर नहीं मिलती। लिहाजा अब इन इंतखाबात को इस तरह के एक फ्रॉड के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को उनका हक राय दही देना चाहिए और लोग अपनी मर्जी से अपनी फ्री विल के तहत जिसको भी हुकूमत में लाना चाहें उसको हुकूमत में लाना चाहिए। उनका ये कहना था कि 8 फरवरी के बाद ही देखा जाएगा कि इलेक्शंस की सेहत कैसी है। इसका मतलब ये है कि अतर बिन अल्लाह साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि इंतखाबात के अंदर किसी तरह की कोई ऊंच नीच हो सकती है और इस ऊंच नीच के ऊपर जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही होगा, जहां पर इस मामले ने ना सिर्फ एड्रेस होना है, क्योंकि ये हकीकी मानों में 184(3) का वो एक फोरम बनेगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त मामलात को टेकअप कर सकती है। इसका मतलब ये है कि एक पहलू आ गया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का कि इन इंतखाबात के नताइज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और मुमकिन तौर पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब उन केसेस के अंदर मौजूद होंगे। कैसे, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है या आ रहा है। जो आ रहा है मामला वो 8 फरवरी का है और 8 फरवरी के इंतखाबात होने की सूरत में जिस तरह के भी एतराजात होंगे वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एड्रेस किए जाएंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट इन इंतखाबी नताइज को या तो वैलिडेट करेगी या उनको मुस्तरद कर देगी। वैलिडेट करने की सूरत में जो इलेक्शंस हैं और हुकूमत है उसकी साख में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि उसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल जाएगी, जबकि इस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाने वालों को उसके बाद उनके लिए एतराज उठाने का कोई मौका बाकी नहीं बचेगा। लिहाजा जो मामला इलेक्शन के बाद आएगा उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर इशू क्या है? फौरी तौर पर एक ऐसा इशू है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है और उसने जो है वो फिक्स होना है जजेस के सामने। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रिंसिपल सीट है वहां पर जनाब जो जजेस मौजूद हैं अगले हफ्ते के लिए वो है 5, यानी कल से जो वीक शुरू होगा वहां पर जो जजेस मौजूद हैं उनकी तादाद है 5 और ये मामला किसी न किसी तरीके से इसमें अतर बिन अल्लाह साहब को आना है। जो जजेस इस वक्त प्रिंसिपल सीट में मौजूद हैं वो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस जमाल खान मंदोकेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब। अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ चुका है और उसने समाअत के लिए फिक्स होना है वो इस तरह का इशू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला उस एप्लीकेंट के हक में आ जाता है तो ये सारी की सारी सूरत हाल बदल जाएगी, क्योंकि एप्लीकेंट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े वकील भी हैं और इस वक्त लाहौर के हल्का NA 128 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब ओन चौधरी के मुकाबले में। मेरा इशारा है इमरान खान साहब के वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब की तरफ। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने वकील सुमैर खोसा और अबू जर सलमान न्याजी के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी जिसमें उनका यह कहना था कि हमसे बल्ले का निशान तो ले लिया गया है लेकिन हमने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए लिखा था कि हम PTI के उम्मीदवार हैं, लिहाजा बल्ले का निशान ना होने का मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो ले लिया गया है लेकिन जमात इस वक्त भी रजिस्टर्ड है, लिहाजा हमें आज़ाद उम्मीदवार नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया जाए। इलेक्शन में हमारा निशान चाहे कोई भी हो। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को निपटा दिया था ये कहते हुए कि आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने अपने वकला के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया और साथ ही इस मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में अगरचे इस केस की समाअत हो चुकी है और फैसला
فیصلہ بھی محفوظ کیا جا چکا ہے۔ البتہ چیف الیکشن کمیشنر اور تمام ممبران نے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، اپنے ریمارکس میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار اب آزاد ہیں، وہ جس پارٹی میں بھی شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی سے اب ان کا آئینی اور قانونی طور پر کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ جماعت تصور ہوگی پارلیمانی جماعت جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دیے جانے والے الاٹ کردہ سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے انتخابی نشان، جو کہ ان کا انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو الاٹ کرتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، لہٰذا وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اور الیکشن رولز 194 کے تحت وہ اس وقت ایک انتخابی جماعت نہیں ہے، لہٰذا یہ جو آزاد اراکین ہیں یہ الیکشن جیتنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی طرف سے رائے سامنے آئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا جناب کہ ایک جانب تو اس بات کا امکان ہے کہ، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید یہ ایک گریٹ پلان ہے، تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیتیں گے وہ اسمبلیوں میں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ مختلف جماعتوں میں شامل ہونے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں، اور یہ قانونی بھی ہوگا۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن نہ نیشنل اسمبلی میں ہوگی نہ ہی سینٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مخصوص نشستیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر اس کے انتخابی ریزلٹس کی بنیاد اور اس کی پارلیمانی پارٹی کی سٹرنتھ کے اوپر دی جاتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ تمام کی تمام سیٹیں بھی نہیں ملیں گی۔ لہٰذا یہ جو ہے اس چکر کے اندر جو باقی جماعتیں ہوں گی، پارلیمانی جماعتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، ایم کیو ایم ہے، ان کی پی ٹی آئی کی عدم موجودگی میں ان کی انتخابی سیٹیں نہ صرف بڑھ جائیں گی بلکہ ان کے جو نمبرز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب یہ معاملہ آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو کل سے شروع ہونے والے ویک میں سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ہفتے میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرنسپل سیٹ پر 3 مختلف جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈویژن بینچز، اس میں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جناب جسٹس عطر من اللہ شامل ہیں، اور اب یہ کیس جو ہے یہ انہی 5 میں سے کسی جج کے پاس جائے گا۔ اب اگر یہ کیس لگتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دیتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اگر انتخابی نشان نہ بھی ہو تو وہ بطور جماعت برقرار رہتی ہے، اور اس لیے اس کی جانب سے نامزد کردہ امیدوار اسی جماعت کا رکن تصور ہوگا، تو یہ فیصلہ پوری کی پوری صورتحال کو بدل کے رکھ دے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارلیمانی شکل وہ بحال ہو جائے گی، پارلیمانی پارٹی اس کی تشکیل ہو جائے گی، اور پارلیمانی پارٹی کی تشکیل ہونے کے نتیجے میں یہ جو لوگ اس وقت مختلف الیکٹورل سمبلز کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر آ بھی جائیں گے، اور اس کے بعد وہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ کیس لگے گا کس کے پاس، یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے، اور یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس تھے بلے کے انتخابی نشان کے اوپر جو انہوں نے دیے تھے کہ جناب آپ سے بلے کا انتخابی نشان اگر لے بھی لیا جائے تو آپ کو الیکشن لڑنے سے کون روک رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی، اور یہ معاملہ وہاں پر زیر بحث ضرور آئے گا۔ اب یہ جو 5 ججز اگلے ہفتے میں موجود ہیں، ان میں سے 2 ججز وہ ہیں جو بلہ واپس لینے کا فیصلہ دے چکے ہیں، یعنی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب، یہ اس بینچ میں شامل تھے۔ جناب سردار طارق مسعود صاحب رہ جاتے ہیں، لیکن سردار طارق مسعود صاحب لیول پلینگ فیلڈ میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل ہیں، لیکن وہ جو ہے نا عمومی طور پر آئین کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں پر جو بھی آئین کی بات ہوگی وہاں پر وہ
उसके ऊपर खड़े रहते हैं। जबकि इन सब 5 जजेस में जनाब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब एक ऐसे जज हैं जो जिसे हम कह सकते हैं कि शहरी हकूक और सियासी हकूक के हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल हैं। लिहाजा इस बात का इम्कान पाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश भी होगी और मुमकिना तौर पर इस बात का इम्कान भी है कि ये वाला जो केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल और इस इलेक्शन की साख को मेंटेन करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पर उस बेंच के अंदर जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब शामिल होंगे। अब ये चूँकि मैंने आपको पूरा एक मंजर बताया है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि जनाब शहबाज गिल साहब को अमेरिका में बैठकर ये जो पेचेस हैं ये क्यों लगे हुए हैं, वो क्यों जनाब अतर मिन अल्लाह साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी लीडरशिप है उनमें अतर मिन अल्लाह साहब के अंदर वो खूबी नज़र आ रही है जो शायद खुद अतर मिन अल्लाह साहब को भी अपने अंदर ना नज़र आ रही हो। उनके तमाम कीड़े ख़त्म हो चुके हैं, उनकी ज़ात के ऊपर जो एतराज़ात खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते थे वो तमाम ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त वो उनको हीरो नज़र आ रहे हैं। क्यों? इसके लिए भी यही सारी वजूहात हैं जो मैंने भी आपकी खिदमत में पेश रखी हैं। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो ये किसी को भी अब्बा बना लेते हैं, ये पुराने अब्बे को छोड़ के नया अब्बा भी तख्लीक कर लेते हैं। तो इस वक्त इनके लिए अतर मिन अल्लाह साहब के सूरत के अंदर एक नया अब्बा ज़हूर में आ रहा है और चूँकि वहाँ से मतलब है और मतलब हासिल करना है, लिहाजा ये इस अब्बे को जो भी ताज़ा इन्होंने अडॉप्ट किया है ये इसको किसी भी लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आप खुद इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि जनाब अतर मिन अल्लाह साहब के अंदर से कौन कौन सी खूबियाँ, उनमें से कौन कौन सी करामात, उनमें से कौन कौन से जनाब ये जो है ना फयूज़ो बरक़ात ये हासिल करेंगे। ये सब कुछ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।